हेलो प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आप सबका फिर से स्वागत करता हूं बलवान सीरीज में। देखो यार, हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट किया था, तो यूट्यूब पर वो 6 घंटे 20 मिनट का लेक्चर हुआ था। उसमें क्या था कि हम लोगों ने पूरा का पूरा कंडक्टेंस खत्म कर दिया था, पूरा का पूरा सेल खत्म कर दिया था। तो जो पार्ट रह गया था उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 के नाम से दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये लाइव नहीं रिकॉर्डेड होगा, क्योंकि जब अब सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का रह गया था, बाकी सब हम लोगों ने 6 घंटे में करा दिया था। वो यूट्यूब चैनल में बलवान सीरीज के अंदर पड़ा हुआ है। यूट्यूब चैनल में, संकल्प भारत के जेई वाले यूट्यूब चैनल में बलवान सीरीज के अंदर पड़ा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1। वो सेशन मैंने लाइव लिया था। अब बचे हुए लेक्चर को मैं आपको रिकॉर्डेड के फॉर्म में दे रहा हूं। ठीक है, सब पहले बात समझ गए। अब जरा देखो यार, करना क्या है, कैसे करना है। अब स्टार्ट करते हैं। जब मैंने क्लास एंड की थी तब मैं ये पढ़ा रहा था। आप यदि देखोगे तो लास्ट हेडिंग जो हमारी थी वो ये थी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन ई सेल, कि सेल पोटेंशियल पर टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ेगा। तो गौर सुनते हैं। देखो यार बच्चों, हम सब लोग जानते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू होता है -NF सेल। भाई पता है कि नहीं? मार खाओगे यार, अभी तो पढ़ाया है कल आपको पूरा। तो डेल्टा जी इक्वल टू -NF सेल। अब आपको किसका इफेक्ट चाहिए? टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो जब आप टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर। ये चीज कांस्टेंट है, ये नंबर है, ये नंबर है, तो ये क्या होगा? इससे बाहर आ जाएगा। क्यों? एन क्या होता है बच्चों? एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन ए सेल। कितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन, कितने इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हो रहा है, ये एक नंबर है। एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट, ये भी एक नंबर है ना। तो ये इक्वेशन आ गई। इसको हम लोगों ने कह दिया इक्वेशन नंबर, सॉरी, इसको बच्चों हम लोगों ने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, आप सबको पता है कि एक और फार्मूला होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बच्चों ने कहा हां सर। अब इसको भी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो इसको भी हम लोगों ने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया एट कांस्टेंट प्रेशर। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखो इसकी वैल्यू ये आ गई। कैसे आई जरा समझो, जरा इसको अच्छे से आप समझिएगा, है ना। ये देखो, आपको मैं एक बात लिख रहा हूं, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। ठीक है, हम लोगों ने सपोज किया है, सपोज डज नॉट चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। चेंज इन टेम्परेचर, हम लोग ये सपोज करके चल रहे हैं कि डेल्टा एच और डेल्टा एस में वेरिएशन टेम्परेचर चेंज करने से जो आ रहा है वो ना के बराबर है, वो ना के बराबर है। ये सपोज करके चल रहे हैं, और ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है। सेल रिएक्शन में बहुत बड़े टेम्परेचर चेंज में डेल्टा एच और डेल्टा एस में बहुत माइन्यूट चेंज आता है, इसलिए ये सपोज करके हम लोग यहां पे चल रहे हैं। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे 0। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, और टी का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 1। तो ये इक्वेशन ऐसे आ गई, ये इक्वेशन ऐसे आ गई, dg अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस डेल्टा एस। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों यदि इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर दिया जाए, ये भी देखो dg अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर है, ये भी dg अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर है, तो बराबर कर देते हैं। तो जब आप बराबर करोगे तो देखो यार क्या आएगा। जब आप बराबर करते हो तो देखो बच्चों क्या आता है, ध्यान दीजिए। देखो, तो जब आप बराबर करते हो इस इक्वेशन को तो जरा देखना क्या आया। ये आया -NF ई सेल
अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू डेल्टा एस। अब यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, ई सेल dt अपॉन p इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन एनएफ, आया कि नहीं? क्या आया? डेल्टा एस अपॉन एनएफ। देख लो आप, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। अब जरा देखो क्या हो रहा है कि जब टेम्परेचर चेंज करोगे तो ई सेल में कितना चेंज आएगा, टेम्परेचर चेंज करने पर ई सेल में कितना चेंज आएगा एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा एस अपॉन एनएफ। वेयर कौन कौन क्या है, ये क्या है, ये इसको बच्चों बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट। ऐसे डेल्टा एस क्या है? इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, है ना, इक्वल टू क्या हुआ? इंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन, चेंज ऑफ रिएक्शन, इंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन। और n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है इन ए सेल, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कितने रिड्यूस हो रहे हैं, वो तो सेम होते हैं। F क्या होता है? फैराडे कांस्टेंट। F क्या होता है? फैराडे कांस्टेंट। ये देखो, तो ये आया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालने को बोले तो ये फार्मूला लगाओगे, ये फार्मूला लगाओगे। अब जरा देखो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। यदि मैं इस चीज को ऐसे लिख लूं तो क्या किसी बच्चे को बुरा लगेगा? यदि मैं इस चीज को ऐसे लिख लूं तो क्या किसी बच्चे को बुरा लगेगा? देखो, dt को इधर ले गया ऐसे, अब इंटीग्रेट कर दो। कैसे? जरा समझो। जब टेम्परेचर T1 था तो सेल पोटेंशियल E1 था, जब टेम्परेचर T2 है तो सेल पोटेंशियल E2 है, सेल पोटेंशियल E2 है। मतलब T1 केल्विन टेम्परेचर पे E सेल की वैल्यू E1 है और T2 केल्विन टेम्परेचर पे E सेल की वैल्यू E2 है। अब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो जरा देखो क्या आ रहा है, गौर से देखिए। ये क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डेल्टा S अपॉन एनएफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो E2 कितना निकल के आया, जरा चेक करो। E1 प्लस डेल्टा S अपॉन एनएफ T2 माइनस T1, ये आया वोल्टेज। यदि कहीं पर टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो दो फार्मूले आपको अच्छे से याद रखना है। ये तो मैंने पूरा पढ़ाया है। एक ये वाला याद रखना है टेम्परेचर कोफिशिएंट का, और एक ये याद रखना है, ये देखो। अब बच्चों इन पर क्वेश्चन आता कैसे है कि जब टेम्परेचर चेंज करोगे तो सेल पोटेंशियल कैसे निकाला जाएगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल टू क्या है? डेल्टा एस अपॉन एनएफ, और E2 इक्वल टू क्या है? E1 प्लस डेल्टा एस अपॉन एनएफ इंटू डेल्टा टी या T2 माइनस T1। अब देखो, इस पर क्वेश्चन यदि पेपर में आया तो कैसे आएगा, इस क्वेश्चन को सारे बच्चे पढ़ें। देखो, ये एक सेल दिया है, एंट्रोपी चेंज ऑफ अबव सेल इज 2 फैराडे जूल, E cell at 300 Kelvin is 2.5 volt. Then calculate E cell at 400 Kelvin temperature. 400 Kelvin temperature पे E cell पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे? E cell of 400 Kelvin temperature equal to E cell of 300 Kelvin temperature plus delta S upon NF T2 minus T1। यही तो फार्मूला पढ़ाया है, ये निकालना है। 300 केल्विन पे वैल्यू कितनी है? इतनी। डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है? 2 फराडे। कितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन। एफ की वैल्यू ये है 400 माइनस 300,
2f से 2f कट गया, 2.5 प्लस 100, ऐसे 2.5 प्लस 100, तो ये कितना आ रहा है 102.5 वोल्ट आ रहा है, 102.5 वोल्ट आ रहा है। ऐसा कोई आंसर है? नहीं, नन। बात समझ पाए कैसे किया? ऐसे क्वेश्चन आएंगे टेम्परेचर पे इफेक्ट वाले, टेम्परेचर पे इफेक्ट, कि जब टेम्परेचर चेंज करोगे तो ई सेल पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो टेम्परेचर चेंज करने पर ई सेल पे ये इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखोगे? बच्चों ने कहा सर बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब बच्चों बात करते हैं जरा देखो किसकी, इस क्वेश्चन को आप घर से करके आओगे होमवर्क में, HW मतलब ये आप अपने घर में करें, ये अपने घर में करें। मैंने टेम्परेचर कॉफिशिएंट पूछा है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है ई सेल अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा S अपॉन NF। डेल्टा S की वैल्यू क्या है 2f, N की वैल्यू कितनी है 2 और F की वैल्यू F, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। ये लो आंसर भी निकाल दिया। अब जरा देखो कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, अब इस पर डिस्कशन करते हैं। कंसंट्रेशन सेल, तो गौर सुनिए कंसंट्रेशन सेल क्या होता है। यदि किसी गैल्वेनिक सेल में, गौर सुनो, यदि किसी गैल्वेनिक सेल में जो एनोड है और जो बच्चों कैथोड है, दोनों सेम हाफ सेल कर दें, दोनों क्या हो सेम हाफ सेल हो, जिस जो एनोड हो वही कैथोड हो, वह उसी मटेरियल का, अलग अलग ना हो। ये देखो जैसे एनोड जो है वो भी जिंक हाफ सेल है, कैथोड जो है वो भी जिंक हाफ सेल है। तो यदि एनोड और कैथोड दोनों सेम हाफ सेल होते हैं तो ऐसे गैल्वेनिक सेल को कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। जैसे ये एनोड है तो ये देखो ऐसा हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये कैथोड है तो ये ऐसा हो गया, मगर दोनों हाफ सेल देखो सेम मटेरियल के बने हैं, तो ऐसे गैल्वेनिक सेल को कंसंट्रेशन सेल कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखो, सॉरी ये देखो, अब ये क्या है, ये है जिंक रॉड, ये क्या है जिंक रॉड है, और ये क्या है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ये क्या है जिंक रॉड, और ये क्या है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। तो देखो दोनों हाफ सेल सेम है, तो जब दोनों हाफ सेल सेम होते हैं तो ऐसे सेल को कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। ऐसे सेल को क्या कहते हैं कंसंट्रेशन सेल। तो ऐसा क्या होता है, दोज गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल। अब जरा देखो यदि दोनों हाफ सेल सेम है तो उनका ई सेल पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। यदि दोनों हाफ सेल सेम है तो उनका ई सेल स्टैंडर्ड कितना होगा, जीरो। क्यों, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फिक्स वैल्यू होती है। तो एक क्या है, एक क्या है ऑक्सीडेशन और एक क्या है रिडक्शन, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी इक्वल एंड अपोजिट, दोनों की वैल्यू क्या होगी इक्वल एंड अपोजिट। तो डेल्टा सॉरी ई सेल कितना आएगा, जीरो आएगा। और यदि ई सेल जीरो होगा तो आपको पता है डेल्टा जी स्टैंडर्ड भी जीरो होगा। क्यों, क्योंकि फार्मूला ये होता है, फार्मूला ये होता है, ये देखो जीरो डालोगे जीरो आएगा। तो कंसंट्रेशन सेल क्या है, जब एनोड और कैथोड दोनों सेम मटेरियल के बने हो, यदि ऐसा कोई सेल है तो उसको कंसंट्रेशन सेल बोल देंगे। कंसंट्रेशन सेल का ई सेल स्टैंडर्ड जीरो होता है, जिसकी वजह से डेल्टा जी भी जीरो होता है, जिसकी वजह से डेल्टा जी भी जीरो होता है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड जीरो होता है। ये दो टाइप के होते हैं कंसंट्रेशन सेल जो है बच्चों, वो दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप के, जरा देखो ध्यान देना, कौन से दो टाइप के। एक होता है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, एक होता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल।
दोनों में डिफरेंस क्या है जरा समझिए, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो दोनों हाफ सेल सेम है, यस, मगर उनके कंसंट्रेशन तो अलग अलग होंगे। तो जब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अलग अलग होता है तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो ये दोनों हाफ सेल सेम है, तो इस इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन C1 मोलर है और इस इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन C2 मोलर है, तो ये बोला जाएगा इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। अब ये देखो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल कब बोला जाएगा, देखो इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन सेम, क्यों, जो नाम लिखा होगा उसी का कंसंट्रेशन अलग अलग होगा। ये देखो सेम है। अब इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है तो इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन अलग होगा, मतलब ये जो जिंक रॉड है इसमें जिंक का परसेंटेज अलग होगा, इसमें जिंक का परसेंटेज अलग होगा। ये देखो जिंक का परसेंटेज अलग है और ये जो जिंक रॉड है इसमें जिंक का परसेंटेज अलग होगा। भाई जिंक रॉड जो होगी प्योर जिंक नहीं होगी, ऐसे केस में जिंक रॉड कैसी होगी, एलॉयल फॉर्म में होगी, तो एक में जिंक का परसेंटेज अलग, एक में अलग। तो जब कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंट होगा तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, और जब कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड का डिफरेंट होगा तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, ध्यान रखो। तो ये दो तरह का होता है, जब इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है तो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अलग होगा, और जब इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है तो इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन अलग होगा। तो पहला पॉइंट इसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा, और इसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड डिफरेंट होगा। दोनों का ही ई सेल स्टैंडर्ड जीरो होगा। क्यों ई सेल स्टैंडर्ड इसलिए जीरो होगा क्योंकि दोनों के दोनों कंसंट्रेशन सेल है, और कंसंट्रेशन सेल है तो ई सेल तो वैसे ही जीरो होता है चाहे जिस टाइप का हो, तो ई सेल स्टैंडर्ड इसका भी जीरो होगा, तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड भी इसका जीरो होगा। क्लियर, बात समझ पाए दोनों में डिफरेंसेस क्या है। कंसंट्रेशन सेल जब दोनों हाफ सेल सेम मटेरियल के बने हो, और दोनों हाफ सेल सेम मटेरियल के बने हैं तो जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही रिडक्शन पोटेंशियल है ना, तो इसलिए डेल्टा जी स्टैंडर्ड जीरो होगा, क्योंकि डेल्टा जी स्टैंडर्ड जो होता है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो कंसंट्रेशन कुछ भी डालो उसकी वैल्यू तो फिक्स है, जीरो होगा। ठीक, फिर हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। यदि इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, यदि इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। क्लियर, बच्चों ने कहा सर क्लियर। इसके एग्जाम्पल क्या है, ये, इसके एग्जाम्पल क्या है, ये। अब इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे ये देखो क्वेश्चन, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं कि इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा। अब देखो ये क्या कह रहा है, गौर से देखो, ये आपका कंसंट्रेशन सेल है, कैसे, ये कॉपर इलेक्ट्रोड और ये भी देखो कॉपर इलेक्ट्रोड, दोनों सेम मटेरियल के, कॉपर से कॉपर +2 जा रहा है, एनोड है, कॉपर +2 से कॉपर जा रहा है, कैथोड है, कंसंट्रेशन अलग अलग है। और ये किस कैटेगरी का है, देखो किसका कंसंट्रेशन अलग है, इलेक्ट्रोलाइट का, तो ये इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है। अब हम लोग चेक करते हैं, वो पूछ रहा है C1 C2 में चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज निगेटिव, यदि डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है तो बताओ C1 और C2 में क्या रिलेशन होगा। यदि डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है इसका मतलब ई सेल कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। ध्यान रखना बच्चों, ये डेल्टा जी लिखा है, ई सेल लिखा है, स्टैंडर्ड नहीं लिखा है, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू तो जीरो होगी, ई सेल स्टैंडर्ड जीरो, डेल्टा जी स्टैंडर्ड जीरो। तो अब यार ई सेल इक्वल टू कितना होता है, ई सेल इक्वल टू होता है ई सेल स्टैंडर्ड माइनस 0.591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये वैल्यू तो जीरो है, तो ई सेल इक्वल टू -0.591
एन कितना है 2, 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कौन होगा, तो जरा देखो एनोड हाफ सेल क्या है, ये कैथोड हाफ सेल क्या है, ये अब इनको जोड़ो तो सेल क्या बना, सेल बना ये, सॉलिड सॉलिड कट जाएंगे। तो प्रोडक्ट कौन है C1 और रिएक्टेंट कौन है C2। तो अब यदि इसको पॉजिटिव लाना है तो इसका मतलब लॉग की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। तो log x इक्वल टू निगेटिव वैल्यू, तो x इक्वल टू लेस देन 1। इसको पॉजिटिव लाना है, क्यों, जब ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, तभी तो निगेटिव आएगा। तो इसको पॉजिटिव लाना है तो log की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, log x इक्वल टू निगेटिव वैल्यू, तो x इक्वल टू लेस देन 1। x की जगह क्या है ये, इसका मतलब C1 छोटा होना चाहिए, C2 बड़ा होना चाहिए। log x इक्वल टू निगेटिव वैल्यू तो x इक्वल टू लेस देन 1, log x इक्वल टू निगेटिव वैल्यू तो x इक्वल टू लेस देन 1। क्यों, यदि log की वैल्यू निगेटिव आएगी तो निगेटिव निगेटिव मिलकर पॉजिटिव होगा, और जब ये पॉजिटिव होगा तब ये निगेटिव होगा, तो C2 बड़ा होगा। अब C2 बड़ा कहां लिखा है, यहां पे लिखा है, यहां पे C1 बड़ा लिखा है, यहां पर देखो यहां पर C2 छोटा लिखा है। क्यों, जब C2 में √2 का मल्टीप्लाई होगा तब C1 के बराबर होगा, और बराबर है नहीं, तो आंसर क्या आया ए। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कंसंट्रेशन सेल के। क्लियर, क्लियर बच्चों। अब आगे बढ़ जाओ। अब जरा देखो यार, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अब इसको डिस्कस करते हैं। क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो देखो क्या होती है जरा बताता हूं। देखो हमारे पास ई सेल इक्वल टू ई सेल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड होता है। ई सेल इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड होता है। बच्चों ने कहा हाँ होता है। बच्चों ने कहा हाँ होता है। अब गौर समझो, यदि इनमें से किसी एक को 0 सपोज कर लिया जाए, किसी को भी कर लो, मान लो इनमें से इस वैल्यू को मैंने 0 सपोज कर लिया, किसका वोल्टेज 0 है, तो ये ऐसे आ जाएगा, आ जाएगा। तो अब जरा देखो क्या हुआ। अब हुआ ये बच्चों, अब क्या हुआ, जरा इस बात को देखो कि अब क्या हुआ और कैसे काम करेगा। ध्यान दीजिए सब लोग। तो यार बच्चों जरा इस बात को ध्यान दो, यदि आपने इसको 0 सपोज किया तो ई सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई सेल की वैल्यू आ जाएगी ये। किसी एक को 0 सपोज कर लो, चाहे जिसको कर लो। तो अब गौर समझना, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा है कि एब्सोल्यूट वोल्टेज काउंटेबल नहीं है, उसको काउंट नहीं किया जा सकता है। एब्सोल्यूट वोल्टेज को काउंट नहीं किया जा सकता है, तो किसी हाफ सेल का वोल्टेज निकाला कैसे जाए जब एब्सोल्यूट काउंट नहीं किया जा सकता है। तो हमने क्या किया, किसी एक हाफ सेल के वोल्टेज को 0 मान लिया। तो जब आप किसी एक हाफ सेल के वोल्टेज को 0 मान लेते हो तो दूसरे हाफ सेल का वोल्टेज सेल वोल्टेज के बराबर आ जाता है। देखो दूसरे हाफ सेल का वोल्टेज सेल वोल्टेज के बराबर आ जाता है न्यूमेरिकली, है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक हाफ सेल फिक्स कर दे रहे हैं, और वो हाफ सेल हम लोगों ने सपोज किया है कौन, हाइड्रोजन हाफ सेल। उसी को कहा जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और वो हमने किसको माना है, हाइड्रोजन को माना है। हमने ये माना है कि आरपी वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल, उसको हम लोगों ने 0 सपोज कर लिया है। 0 होती नहीं है, सपोज कर लिया है। जैसे हम क्या करें, इसके रिस्पेक्ट में सारे हाफ सेल के
वोल्टेज निकाल सके। तो इसके रिस्पेक्ट में सारे हाफ सेल के वोल्टेज निकालने का यह तरीका होता है। अब जो ई सेल आएगा वही इस हाफ सेल का वोल्टेज आएगा। अब एक तरफ हाइड्रोजन फिक्स कर दिया, एक तरफ निकल लगाया, फिर कॉपर लगाया, फिर Fe लगाया, ठीक है, फिर अपना लगाते चले गए, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सारे क्रोनियम, ये सारे वोल्टेज लगाते चले गए, तो सबके वोल्टेज मिलते चले गए। अब उस वोल्टेज की एक सीरीज बना दी, उसी सीरीज को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये क्या होती है जरा देखो, ये सीरीज है क्या, ठीक है, ये सीरीज होती क्या है, ये सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। ये सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल है। ये देखो, मतलब पहले सबसे छोटा स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा होगा, फिर सबसे बड़ा होगा, और ऐसा करते करते मैंने सीरीज को अरेंज कर दिया है। उसी सीरीज को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इस सीरीज की खास बात याद रखना कि हाइड्रोजन हाफ सेल को जीरो सपोज किया गया है, और यदि रिडक्शन हाफ सेल जीरो है तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी जीरो होगा, रिडक्शन हाफ सेल जीरो है तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी जीरो होगा। अपने आप दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर और इक्वल होती है। मगर ध्यान रखना, स्टैंडर्ड को जीरो सपोज किया गया है, नॉर्मल को नहीं। नॉर्मल आरपी वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल जीरो नहीं सपोज की गई है, ये जीरो नहीं होती है। नॉर्मल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल ये जीरो नहीं है, हमने स्टैंडर्ड को जीरो सपोज किया है, ध्यान रखिएगा, इसको जीरो सपोज नहीं किया है। अब जो सीरीज आई उसी सीरीज को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, और वो सीरीज क्या है ये। अब ये सीरीज मैं आपको समझाता हूं कि होती कैसे है। पहले आपको कहानी सुनाता हूं, गौर सुनिएगा। क्या था यार, एक 3 फ्रेंड थे, बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली, 3 फ्रेंड थे। क्योंकि ये सीरीज याद होनी चाहिए, तो याद करने का तरीका, 3 फ्रेंड थे। जैसे तुम 3 लोग 4 लोग, वैसे ये भी 3 फ्रेंड थे। कौन कौन, बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। अपना आराम से खाते पीते थे। खाना और पीने से तुम जानते ही हो क्या होगा, लीवर और किडनी में इफेक्ट आएगा। तो 3 फ्रेंड थे, बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। खाते पीते थे तो उनके लीवर और किडनी खराब हो गए। अब लीवर और किडनी खराब हो गए तो तीनों लोग जो है इलाज कराने कहाँ गए, मुंबई गए। तीनों लोग इलाज कराने कहाँ गए, मुंबई गए, और वहां पर जाके किडनी और लीवर का ऑपरेशन कराया, और ऑपरेशन करा के पटियाला आ गए। पटियाला क्यों आ गए, क्योंकि बाबा सहगल पटियाला का है। तो यार जब ऑपरेशन होता है तो लोग कैसे हो जाते, कमजोर हो जाते ना। तो पटियाला आए कि बाबा सहगल ने कहा यार चलो यार तुम मेरे यहाँ रुको, चल के हम लोग अभी खाएंगे और अच्छे से रहेंगे, सही हो जाएंगे। तो कहानी का सीक्वेंस पकड़ो, जैसी कहानी बोली गई है बस वही बात याद रखो। क्या, लीवर पेशेंट थे, कौन कौन, बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। कहां गए, लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली मुंबई जाकर, मुंबई गए, किडनी और लीवर का ऑपरेशन कराया, और वापस कहां गए, पटियाला आ गए। फिर से कहानी पकड़ो, लीवर पेशेंट थे, कौन, बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। कहां गए, मुंबई गए, मुंबई जाकर किडनी का ऑपरेशन करा के वापस कहां गए, पटियाला आ गए। इसी हैप्पी एंडिंग को अच्छे से बोलना है। कैसे, सुनो, लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली मुंबई जाकर तीनों लोग, सॉरी, लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर तीनों लोग हाई कैप्सूल हमसे लेने पटियाला आए। ये सीरीज है। क्या, कौन कौन थे, लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर तीनों लोग
हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए। इसी सीरीज को बोलना है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सीरीज है। लीवर पेशेंट, देखो लीवर पेशेंट बाबा सहगल कुमार सानू, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। मोहम्मद अली मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर तीनों लोग हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए। ये सीरीज है। लीवर पेशेंट बाबा सहगल कुमार सानू मोहम्मद अली मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर तीनों लोग हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है। अब इसकी कुछ विशेषताएं सुनो सीरीज की। देखो अब थोड़ी सेटिंग याद करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरी सेटिंग है, तो आपको अपनी सेटिंग बैठानी पड़ेगी। जैसे लीवर, लीवर मतलब लिथियम, लिथियम हाफ सेल। पोटेशियम पेशेंट, पेशेंट मतलब पोटेशियम। बाबा मतलब बेरियम। सहगल मतलब एसआर। कुमार मतलब सीए। सानू मतलब सोडियम। अब थोड़ी सेटिंग देखनी पड़ेगी आपको, है ना। कुमार मतलब कैल्शियम, सानू मतलब सोडियम, मोहम्मद मतलब एमजी, अली मतलब एल्युमिनियम, मुंबई मतलब एमएन, है ना। जाकर मतलब जेडएन, निकलवाकर क्रोमोसोम सीआर, किडनी सीओ, निकलवाकर निकल, आयरन एफई। इस तरह से आपको सेटिंग देखनी पड़ेगी। अब जरा देखो, जो सबसे ऊपर है उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, फिर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है। बढ़ते बढ़ते हाइड्रोजन को आपने जीरो सपोज किया है, तो ये देखो हाइड्रोजन का जीरो है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के ऊपर वाले निगेटिव होते हैं और हाइड्रोजन के नीचे वाले पॉजिटिव होते हैं। ये देखो पॉजिटिव है ऐसे। तो आपको हाइड्रोजन के नीचे वाले भी याद है ना, तो भी काम हो जाएगा। कौन? हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला है ये। और वैसे पूरी सीरीज एक बार अच्छे से याद करके सेट करो। लीवर पेशेंट बाबा सहगल कुमार सानू मोहम्मद अली मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर तीनों लोग हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए। अब इस सीरीज का बेनिफिट क्या क्या है जरा समझो। इस सीरीज का जो बेनिफिट है उस पर आप सबसे पहले नजर डालें। जो आपको याद रखना है मतलब सीएसडी, गौर से सुनिए। इस सीरीज का बेनिफिट आपको क्या है? पॉइंट नंबर 1, गौर सुनिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा। नीचे वाले हाफ सेल का पहले रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब डिपोजिशन, वो डिपोजिट होगा ना, डिपोजिट रिडक्शन होगा। जो सीरीज में नीचे है वो सबसे पहले रिडक्शन करेगा। और ये बात मैं पीछे भी बता चुका हूं। क्यों? नीचे वाले जो होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है ना। तो जब इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है, जो नीचे होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। तो जो नीचे होगा उसका रिडक्शन होगा। नीचे वाले हाफ सेल का क्या होगा? रिडक्शन। तो बताओ दूसरे वाले हाफ सेल का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, जो बचा हुआ। तो यदि मैं 3 हाफ सेल दूं तो सबसे पहले किसका रिडक्शन होगा, फिर किसका होगा, फिर किसका होगा, यह आपको ध्यान रखना है। तो नीचे वाले हाफ सेल का हमेशा रिडक्शन होगा, यह बात ध्यान रखिएगा। और यह बात मैं पीछे पढ़ाए आया हूं कि रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टर जो होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैरेक्टर जो होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। विद साइन, ये सब विद साइन मैंने बोला है। जी देखो, ये बात मैं पीछे पढ़ा के आया हूं, तो यहां आपको पढ़ानी नहीं है। तो दिमाग में बैठा लो, नीचे वाले का हमेशा रिडक्शन होगा। नीचे वाले का हमेशा रिडक्शन होगा, ठीक है। नीचे वाला हमेशा रिड्यूस होगा, ऊपर वाला ऑक्सीडाइज होगा। इसका मतलब नीचे वाला जो होगा वो अपने में रिडक्शन करेगा, ऊपर वाला ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। ऐसा उल्टा नहीं पॉसिबल है। जैसे अब देखो इस पर क्वेश्चन बनेंगे, अभी मैं बना रहा हूं, पहले मैं आपको एक बार समझा देता हूं। जैसे ये देखो, यदि मैं पूछूं ये 2 हाफ सेल है, अब बताओ इसमें रिडक्शन किसका होगा?
ये देखो इसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, सॉरी ये तो ऑक्सीडेशन लिख गया है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना है। तो अब बताओ रिडक्शन किसका होगा दोनों में? यदि इन दोनों को कंबाइन करके सेल बनाऊं तो रिडक्शन किसका होगा? कॉपर का होगा। कॉपर कैथोड की तरह काम करेगा, ये एनोड की तरह काम करेगा। क्यों? कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो कॉपर ही कैथोड होगा। मतलब यदि ये सेल आप ऐसा लिखते हो तो पॉसिबल है, मतलब ये सेल काम करेगा और ये रिएक्शन हो जाएगी। ये देखो इसका डेल्टा जी निगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाले का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का देखो इसमें रिडक्शन हो रहा है। मगर इसी सेल को किसी ने ऐसे लिख दिया, देखिए इसी सेल को किसी ने ऐसे लिख दिया कि क्या ये सेल पॉसिबल है? तो नॉट, ये सेल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे वाले का तुमने ऑक्सीडेशन कर दिया है और नीचे वाले का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये सेल पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका ई सेल जो है वो निगेटिव आएगा, आप सॉल्व करके देख लो, और इसका ई सेल जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो ध्यान रखना नीचे वाले का हमेशा रिडक्शन होना चाहिए, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तब सेल पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि उसका ई सेल पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा जी निगेटिव आएगा। यदि उल्टा लिखा है तो उसका ई सेल निगेटिव आएगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, तो सेल पॉसिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अब गौर सुनिए, यदि कॉपर सल्फेट में जिंक की रॉड डालें तो सेल काम करेगा, रिडक्शन हो जाएगी। मतलब जिंक की रॉड जो है वो कॉपर आयन को डिस्प्लेस कर देगी। क्यों? क्योंकि तुमने ये किया है, देखो आपने कॉपर सल्फेट में जिंक की रॉड डाली है तो ये किया है, ये कॉपर आयन है, कॉपर आयन है और जिंक की रॉड डाली है, और नीचे कौन है? कॉपर। तो भाई कॉपर का रिडक्शन हो गया, जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये सेल पॉसिबल है, इसका डेल्टा जी निगेटिव आएगा। मतलब कॉपर सल्फेट में यदि जिंक की रॉड डालते हो तो रिएक्शन होगी, सॉल्यूशन में क्या होगा? कॉपर डिपॉजिट होगा, सॉल्यूशन में कॉपर डिपॉजिट होगा। मतलब कॉपर जो है इसके चारों ओर डिपॉजिट हो जाएगा ऐसे, या नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। मगर यही चीज आप उल्टा कर दो, अब आप क्या कर रहे हो? कॉपर रॉड में जिंक आयन डाल लो, तो अब नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि रिडक्शन किसका होना है? कॉपर का होना है, कॉपर नीचे है और कॉपर जीरो पे है, तो जीरो से निगेटिव तो जाएगा ही नहीं। तो कॉपर वैसे ही अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे है, तो रिडक्शन कैसे करें? रिडक्शन कैसे करें? और जिंक का रिडक्शन हम कर नहीं सकते। जिंक का रिडक्शन क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि जिंक ऊपर है, रिडक्शन तो हमेशा नीचे वाले का होगा ना। तो इसका मतलब ये इस तरह से सेल पॉसिबल ही नहीं है, और जबकि इसका उल्टा पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कॉपर नीचे है तो कॉपर का रिडक्शन होना है। तो भैया कॉपर का रिडक्शन होने के लिए कॉपर जो है +2 में होना चाहिए या +1 में होना चाहिए, क्योंकि यदि 0 में हुआ तो निगेटिव थोड़ी होगा, मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव होती नहीं है, मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव नहीं है, तो कॉपर का ही रिडक्शन होना है, और कॉपर पहले से 0 पे है, तो अब कैसे रिडक्शन होगा? तो ये पॉसिबल नहीं है। अब इसका क्वेश्चन का आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर दो, इस क्वेश्चन का। इफ स्पून ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, कॉपर मेटल के स्पून को फेरस सल्फेट में डाला गया है। अब वो स्पून बोल लो, वायर बोल लो, रॉड बोल लो, बातें की है, तो क्या ये रिएक्शन फिजिबल है? ये देखो, अब देखो नीचे कौन है? क्यों? जो नीचे होगा उसका रिडक्शन होगा। आयरन नीचे है कि कॉपर? देखो हाई कैप्सूल कॉपर हो गया, हाई माने H, कैप्सूल माने कॉपर, हमसे Hg, सिल्वर का Ag, लेने पटियाला, पटियाला Pt, IAU। तो यार हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है और कॉपर के नीचे Fe आ ही नहीं रहा है। हाई कैप्सूल कॉपर, हमसे लेने Hg, पटियाला Pt, IAU, इसमें Fe है ही नहीं, तो इसका मतलब Fe कॉपर के ऊपर होगा। तो कॉपर का रिडक्शन होना है और कॉपर पहले से ही 0 पे है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉपर रिड्यूस हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो 0 पे है। उल्टा होता तो रिएक्शन हो जाती। तो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस।
कॉपर विल प्रेसिपिटेट आउट, नहीं, कॉपर पहले से जीरो पे है, प्रेसिपिटेट कैसे बनाएगा। आयरन विल प्रेसिपिटेट आउट, नहीं, क्योंकि रिएक्शन नहीं हो सकती, कॉपर का रिडक्शन होना है और कॉपर अपने में रिडक्शन कर नहीं सकता है क्योंकि वो नीचे है, तो उसका रिडक्शन ही होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे ये देखो एक और क्वेश्चन, जिंक कैन नॉट डिस्प्लेस फ्रॉम आयन फॉर देयर इक्वस सोल्यूशन। वो कह रहे हैं इनमें से कौन से आयन को जिंक उनके इक्वस सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। मतलब ये चीज ऐसा, भाई आयन को उसके इक्वस सोल्यूशन से डिस्प्लेस करोगे, इसका मतलब उसको मेटल बनाओगे, अपने को आयन बनाओगे। जिंक कैन नॉट डिस्प्लेस आयन फ्रॉम देयर इक्वस सोल्यूशन, किसको नहीं कर पाएगा, नीचे वाले का रिडक्शन होना है। तो जिंक में क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन, तो नीचे वाले का रिडक्शन होगा। तो इसका मतलब ये जितने भी हैं वो सब जिंक के नीचे होने चाहिए। यदि जिंक के नीचे है तो वो रिडक्शन करते चले जाएंगे। क्यों, ये रिएक्शन फिजिबल करानी है। जिंक कैन नॉट डिस्प्लेस आयन फ्रॉम देयर इक्वस सोल्यूशन, यदि डिस्प्लेस करता है तो ये रिएक्शन होनी चाहिए, और नहीं करता है तो जिंक में हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब जिंक नीचे होना चाहिए। सिल्वर नीचे है, हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए, इसमें कहीं जिंक है नहीं, तो सिल्वर नीचे है, सिल्वर का रिडक्शन होगा और मेटल का रिडक्शन करना है, मतलब ये डिस्प्लेस हो जाएगा। कॉपर नीचे है, कॉपर का रिडक्शन होगा, कॉपर भी डिस्प्लेस हो जाएगा। अब बात आई Fe, अब ऊपर से पढ़ो, लीबर, पेशेंट, बाबा, सहगल, कुमार, सानू। ठीक है, लीबर, पेशेंट, बाबा, सहगल, कुमार, सानू। मोहम्मद अली, मुंबई, जाकर, जाकर मतलब जेडन, जेडन पहले आया, मुंबई जाकर। क्रोमोसोम आयरन, आयरन नीचे है, तो जेडन से नीचे आयरन है, तो आयरन का रिडक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये भी कैन नॉट कह रहा है ना, कैन नॉट कह रहा है, तो इसका भी रिडक्शन हो जाएगा। अब सोडियम, सोडियम जेडन से ऊपर है, लीबर, पेशेंट, बाबा, सहगल, कुमार, सानू, सानू मतलब सोडियम, सोडियम पहले आया, इसका मतलब जेडन नीचे है, तो जेडन का रिडक्शन होना है, तो जेडन सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, सोडियम उल्टा जेडन को डिस्प्लेस करेगा, तो इसका मतलब ये रिएक्शन सोडियम के केस में पॉसिबल नहीं है, ये वाली। क्यों, क्योंकि जेडन नीचे है तो जेडन में रिडक्शन होगा, जेडन में रिडक्शन होगा, तो सोडियम को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि जेडन में रिडक्शन होना है, क्योंकि सोडियम ऊपर है और जेडन ऑक्सीडाइज होगा तभी तो डिस्प्लेस करेगा। अब जरा देखो, अब मैं बताता हूं इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। अब मैं बच्चों बताता हूं आपको इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। जरा देखो, अब जरा बात ध्यान दो इलेक्ट्रोलिसिस की। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, सेल दोनों एक ही कंटेनर में पड़े होते हैं, दोनों हाफ सेल एक ही कंटेनर में पड़े होते हैं। इसमें दो कंटेनर यूज नहीं किए जाते, एनोड और कैथोड कॉमन इलेक्ट्रोलाइट में पड़े होंगे ऐसे। ये देखो, इनका इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, कॉमन होगा, सेम। ये देखो, इनका इलेक्ट्रोलाइट बच्चों कैसा होगा, कॉमन इलेक्ट्रोलाइट होगा ऐसे। एनोड और कैथोड दोनों सेम हाफ सेल में होंगे जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है, तो इनका इलेक्ट्रोलाइट कॉमन होता है। पहली बात, ये कॉमन इलेक्ट्रोलाइट में पड़े होते हैं, तो दोनों का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो होगा वो सेम होगा। ये देखो, इनमें कॉमन इलेक्ट्रोलाइट पड़ा होगा, ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस में। अच्छा, अब जर्नली क्या होता है, जर्नली क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोड है ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, जर्नली ये दोनों इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, जर्नली ये दोनों इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, इनमें इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है।
जनरली इनमें क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है ये। और ये करते क्या है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता कैसे है, तो गौर सुनते जाओ। तो फिर सेल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। क्यों, इलेक्ट्रोड तो इनर्ट है, इलेक्ट्रोड क्या है, इनर्ट, तो सेल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। जो ये इलेक्ट्रोलाइट भरा है वो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कैसे करता है, अब एक एक करके बताता हूं, कैसे करता है एक एक करके बताता हूं। ठीक है, इसमें से एक इलेक्ट्रोड को आप एनोड कह दोगे, एक इलेक्ट्रोड को आप कैथोड कह दोगे। कैथोड किसको कहोगे, जिसमें रिडक्शन हो रहा होगा, एनोड किसको कहोगे, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अब सेल रिएक्शन में ये कैसे पार्टिसिपेट करता है जरा समझिए। कैटायन का हमेशा क्या होगा, रिडक्शन, ध्यान रखना, कैटायन का बच्चों क्या होगा, रिडक्शन। और किसका रिडक्शन होगा, ये किससे निकालोगे, ईसीएस सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से निकालोगे, ईसीएस सीरीज से निकालोगे, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से निकालोगे। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिस कैटायन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन कराओगे। और एनायन का हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एनायन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऐसे। अब किस एनायन का ऑक्सीडेशन होगा, ये अभी मैं एक एक करके बता देता हूं। देखो किस एनायन का ऑक्सीडेशन होगा, गौर सुनिए। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, ठीक है, फ्लोराइड आयन, OH आयन, Br आयन, Cl आयन, I आयन। ये ऑर्डर है ऑक्सीडेशन का, ये ऑर्डर है ऑक्सीडेशन का। मतलब हैलोजन है तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन होगा, नहीं तो OH आयन का होगा। OH आयन तो होगा ही होगा, क्यों, वाटर है, इक्वस सोल्यूशन है ना, तो इक्वस सोल्यूशन होने की वजह से OH आयन तो सबके पास होगा। तो देखो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कराओ, नहीं तो OH आयन का कराओ। नाइट्रेट और सल्फेट तो बाद के है ना, और OH आयन तो होगा ही होगा यदि वो इक्वस सोल्यूशन है, और जनरली सारे सोल्यूशन इक्वस सोल्यूशन होते हैं। तो आप दिमाग में ऐसे बैठा लो, यदि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करना है, नहीं तो OH आयन का करना है। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करना है, नहीं तो OH आयन का करना है। ठीक है, कैसे, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करना है, नहीं तो OH आयन का करना है। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करना है, नहीं तो OH आयन का करना है। ठीक है, ध्यान रखना, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करना है, नहीं तो OH आयन का ऑक्सीडेशन करना है। अब ऑक्सीडेशन करोगे तो होगा क्या, जरा देखो, जरा एक एक करके समझाता हूं कैसे होगा, गौर सुनिएगा। तीन ही ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। यदि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये आएगा इस तरह से, और OH आयन का ऑक्सीडेशन कराओगे तो हमेशा ध्यान रखो ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी और साथ में वाटर भी बनता है, ये आएगा इस तरह से, ये देखो। और हाइड्रोजन का रिडक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो जनरली तीन ही गैस बनती हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कराओगे तो H2 बनेगा, और OH आयन का ऑक्सीडेशन कराओगे तो ऑक्सीजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन का रिडक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और मेटल का रिडक्शन कराओगे तो मेटल आयन क्या बनाता है, मेटल आयन जो है वो मेटल बनाएगा। तो ये रिडक्शन है और वो ऑक्सीडेशन है। जनरली यही हो रहा होगा और कुछ नहीं होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जैसे आपको पता चले किसका ऑक्सीडेशन कराना है, किसका रिडक्शन कराना है। गौर से इस बात को समझिएगा। देखो, जैसे किसी ने मेरे से कहा कि यार इक्वस, गौर से देखते जाओ,
इक्वस NaCl सोल्यूशन है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, बताओ क्या सेल रिएक्शन बनेगी। इक्वस NaCl सोल्यूशन है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो इक्वस NaCl सोल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो सेल रिएक्शन क्या बनेगी ये बताना। इक्वस NaCl सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो सेल रिएक्शन क्या बनेगी ये बताना है। तो गौर से देखो, सबसे पहले निकाला करो इसमें कैटायन कौन कौन है, बताओ कैटायन कौन कौन है। सोडियम आयन और एच आयन। एक्वस लिखा है तो वाटर का एच आयन भी तो कैटायन है, वाटर का एच आयन भी तो कैटायन है, सारे कैटायन लिखो। अब कैटायन का क्या होगा, रिडक्शन। अब रिडक्शन किस कैटायन का होता है, जो नीचे होता है। तो सोडियम नीचे है कि हाइड्रोजन, हाई कैप्सूल सिल्वर का हमसे लेने पटियाला आए, इसमें कहीं सोडियम तो है नहीं, तो इसका मतलब सोडियम ऊपर ही होगा भाई। हाइड्रोजन बस नीचे वाली याद रखो, हाइड्रोजन हाई कैप्सूल कॉपर हमसे लेने Hg, सिल्वर का Ag, पटियाला Pt, I, Au। क्या इसमें सोडियम है, नहीं, तो बस हाइड्रोजन के नीचे ये है, तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन के ऊपर ही होगा। तो नीचे कौन है, हाइड्रोजन, और जो नीचे होगा उसका रिडक्शन होगा, जो नीचे होगा उसका रिडक्शन होगा। ये लो, इसका मतलब ये हमारा कैथोड होगा। अब एनायन कौन है, एनायन हमारे पास कौन कौन है, OH आयन है और हैलोजन है, दो। क्यों, इक्वस लिखा है तो वाटर भी तो होगा, है कि नहीं। तो OH आयन है और Cl आयन है। अब मैंने क्या पढ़ाया है, यदि हैलोजन है तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन, यदि हैलोजन है तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन, नहीं तो OH आयन का। क्या हैलोजन है तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन करो, और नहीं तो किसका करोगे, OH आयन का। तो आपने हैलोजन का ऑक्सीडेशन कर दिया, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या हुआ, एनोड। अब सेल रिएक्शन बनाओ, तो सेल रिएक्शन कैसे बनाते हैं, जोड़कर। जब जोड़ते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन होगा मुन्ना उतने ही इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होगा। तो देखो, दो इलेक्ट्रॉन इधर है, दो इलेक्ट्रॉन इधर है, कट जाएंगे, है ना, ये दोनों कट गए। अब इनको जोड़ दो, तो दो H आयन, दो Cl आयन, H2Cl2, ये सेल रिएक्शन बन गई। ये क्या बन गई, सेल रिएक्शन। तो किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस की सेल रिएक्शन कैसे बनाओगे, समझ गए। पहले कैटायन निकाल लो सारे, उसमें से देखो रिडक्शन किसका होगा, वो हो गया कैथोड। सारे एनायन निकाल लो, उसमें से देखो ऑक्सीडेशन किसका होगा, वो हुआ एनोड। और दोनों को जोड़ दो, जोड़ते समय ध्यान रखना कि दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होगा। क्लियर, बच्चों ने कहा नहीं। एक क्वेश्चन और, तो मैंने ये देखो, इक्वस, गौर से देख लो, इक्वस सोडियम सल्फेट। अब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करो, तो देखो कैटायन कौन कौन है, तो कैटायन है हमारे पास H आयन और सोडियम आयन। एनायन कौन कौन है, तो एनायन है हमारे पास OH आयन और सल्फेट आयन। कैटायन में नीचे कौन है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन हो गया। अब OH आयन और सल्फेट में किसका होगा, तो आपको क्या पता है, आपको क्या पता है, यदि हैलोजन है तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन करोगे, यदि हैलोजन है तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन करोगे, नहीं तो OH आयन। तो हैलोजन तो है नहीं, तो OH आयन का ऑक्सीडेशन कर दो। OH आयन का ऑक्सीडेशन करोगे तो O2 बनेगा प्लस 2 वाटर बनेंगे। ये देखो, अब बैलेंस करो भाई, आपको एनोड मिल गया, कैथोड मिल गया, ये कैथोड है, ये एनोड है। अब ऐड करो, ऐड करते समय इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। यहां पे 2 है, यहां पे 4 है, तो 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूं। 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कट जाएगा। अब आप अच्छे से देखो, तो यदि आप अच्छे से देखो तो यार ये वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस है। इस सेल रिएक्शन में ना तो सोडियम आयन ने पार्टिसिपेट किया है ना सल्फेट आयन ने, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस है? ना तो सोडियम आयन पार्टिसिपेट कर रहा है
ना सल्फेट आयन कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ पानी की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, सिर्फ पानी की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है? ये देखो। तो चलो इस पर कितने तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये बता देता हूं। तो पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ये देखो कितने तरह के वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये मैंने डिजाइन किया है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या क्या पूछा जा सकता है? एनोड रिएक्शन कौन है, कैथोड रिएक्शन कौन है, सेल रिएक्शन कौन है, विच गैस रिलीज है एनोड, एनोड में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कैथोड में कौन सी गैस रिलीज हो रही है। तो अब एक एक करके सारी चीजें समझाते हैं और बताते हैं। पहले इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करो। तो बताओ बच्चों, कैटायन कौन कौन है? कैटायन है HN और कॉपर। क्यों? इक्वस है, इक्वस है तो एनायन कौन कौन है? एनायन है OHN और सल्फेट। अब आप बताओ कैटायन का क्या होगा? रिडक्शन। तो नीचे कौन है? हाई कैप्सूल, हमसे लेने सिल्वर का पटियाला है। हाई मतलब हाइड्रोजन, कैप्सूल मतलब कॉपर, कॉपर नीचे है तो कॉपर का रिडक्शन होगा। तो यार कॉपर का आपने रिडक्शन करा दिया ऐसे। अब रिडक्शन कराया है तो ये क्या होगा? कैथोड। अब ऑक्सीडेशन किसका होगा? हैलोजन है तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन करो, हैलोजन है तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन करो, नहीं तो OHN का। तो तुमने OHN का ऑक्सीडेशन कर दिया क्योंकि हैलोजन है नहीं, और OHN का ऑक्सीडेशन करोगे तो हमेशा हाइड्रोजन गैस और वाटर बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए ये एनोड, और ये रिएक्शन में ये। अब सेल को बैलेंस कर लो। यदि सेल को बैलेंस करना है तो दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या आ गया? कॉपर। अब देखो यहां 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं जैसे इलेक्ट्रॉन कट सके। ये सेल आ गया, ये सेल आ गया ऐसे, ये सेल रिएक्शन आ गई। अब एक एक करके एनोड रिएक्शन क्या है पता चल गया, कैथोड रिएक्शन क्या है पता चल गया, सेल रिएक्शन क्या है पता चल गया। विच गैस रिलीज इन एनोड, एनोड में कोई गैस रिलीज हो रही है? यस, ऑक्सीजन गैस। विच गैस रिलीज एट कैथोड, कैथोड में कोई गैस रिलीज नहीं हो रही है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, कोई गैस रिलीज नहीं हो रही है। अच्छा और समझना, और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन इंक्रीज और डिक्रीज आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कॉपर आयन का कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलिसिस के बाद बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो जरा देखो, किसी का भी कंसंट्रेशन जो होता है वो मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस में वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन में लिख भी देगा और ना लिखे तो तुम माना करो, क्वेश्चन में हमेशा ये मान के चलोगे कि इलेक्ट्रोलिसिस करने पर वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वो खुद लिख देता है, और ये ना लिखे तो तुम अपने आप से मान लो। तो बताओ, अब आप देखो कॉपर आयन खत्म हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है ना, तो कॉपर आयन डिक्रीज कर रहे हैं। यदि कॉपर आयन डिक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। क्यों? मोल डिक्रीज कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम तो हम कांस्टेंट मानते हैं। तो कॉपर क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, कॉपर आयन खत्म हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। वो कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन इंक्रीज या डिक्रीज, तो कॉपर आयन के नंबर कम हो रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन इंक्रीज या डिक्रीज? रिमेन सेम। क्यों? सल्फेट आयन रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। तो जब वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो उसके कंसंट्रेशन बढ़ेंगे कैसे और गिरेंगे कैसे? ये देखो, क्या कहीं सल्फेट आयन सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं, तो उसके जितने नंबर थे उतने ही नंबर रहेंगे, मोल उतने ही रहेंगे तो कंसंट्रेशन भी उतना ही रहेगा। तो सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन ना तो चेंज होगा ना कुछ। पीएच ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज या डिक्रीज? अब चेक करो, देखो रिएक्शन में OHN पार्टिसिपेट कर रहा है। गौर समझना, ये क्वेश्चन टफ होता है। यदि OHN कम हो रहे हैं तो जरा देखो, गौर सुनिए, देखो OHN खत्म हो रहा है, तो यदि OHN कम हो रहा है, गौर से देखो,
तो OH इक्वल टू POH इक्वल टू होता है ये भाई माइनस लॉग OH होता है, तो माइनस को मैं अंदर ले गया, OH कम होगा तो POH क्या होगा, बढ़ेगा। OH क्या होगा, कम। यदि OH कम होगा तो ये बढ़ेगा, ये कम हो रहा है तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो pH क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन यूनिवर्सल है, pH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है। किसी भी सॉल्यूशन का pH प्लस POH इक्वल टू 14 है। OH कंसंट्रेशन कम हो रहे हैं तो POH बढ़ रहा है, और POH बढ़ेगा तो pH कम होगा। क्यों? टोटल सम 14 फिक्स है, टोटल सम 14 फिक्स है, तो सॉल्यूशन का pH क्या होगा, कम। सॉल्यूशन का pH क्या होगा, कम, है ना। व्हाट अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट इन व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस रिलीज। अब अमाउंट की बात करने लगेगा, कितनी ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई, कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ, यह भी तो पूछा जा सकता है। देखो कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ, कितनी ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई, कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ, कितनी ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई। तो जब कितने की बात कर देता है तो फिर आ जाता है फराडे लॉ। तो फिर क्या आ जाता है, फराडे लॉ। फराडे लॉ क्या बताता है, कितना, अमाउंट को। तो बात समझ पाए कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बच्चों ने कहा हाँ, तो मैंने कहा एक क्वेश्चन करके दिखाओ। ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, द प्रोडक्ट एट कैथोड एंड एनोड आर रिस्पेक्टिवली। अब किसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, सोडियम सल्फेट की। इक्वस है, कैटायन कौन होगा, HN और सोडियम आयन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करने की भी जरूरत नहीं है, एनायन कौन होगा, OHN और सल्फेट आयन। अब रिएक्शन बनाओ, कौन रिडक्शन करेगा, कैटायन। इनमें से कौन, जो नीचे होगा, नीचे कौन है, हाइड्रोजन। हाई कैप्सूल हमसे लेने, सिल्वर का पटियाला आए, इसमें सोडियम कहीं नहीं है, इसका मतलब सोडियम ऊपर होगा, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन हो गया। तो जब हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ तो ऐसे हो गया, और रिडक्शन है तो कैथोड। अब ऑक्सीडेशन किसका होगा, OH आयन का। क्यों, हैलोजन है तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन करो, नहीं तो OH आयन का। हैलोजन है तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन करो, नहीं तो OH आयन का। तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, एनोड पे ऑक्सीजन गैस निकल रही है। देख लो ऑप्शन कौन है, कैथोड पे, कैथोड पहले कैथोड लिखा है, कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन। ये आंसर आ गया। अब बात आती है कितने की, कि कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, उसको कौन बताएगा। कितनी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकलेगी तो उसको कौन बताता है, फराडे। फराडेज लॉ क्वांटिटेटिव एनालिसिस बताते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की। ये क्या बताते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो फर्स्ट लॉ, अब देखो फर्स्ट लॉ में क्या बात बताई गई है कि कैसे निकाला जाता है कि कितना मास डिपॉजिट होगा। तो गौर सुनिए, इनका कहना है कि जितना ज्यादा चार्ज सप्लाई करोगे उसी के प्रोपोर्शन में मास डिपॉजिट होगा, मतलब W प्रोपोर्शन Q। जितना ज्यादा आप चार्ज दे रहे हो, और ये चार्ज कैसा है, एक्चुअल चार्ज है, एक्चुअल चार्ज। ये बात इन्होंने बताई कि जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतना ज्यादा मास डिपॉजिट होगा। ठीक, अच्छा, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, एक कांस्टेंट आ जाएगा ऐसे। अच्छा, Q एक्चुअल को क्या लिख सकते हो, तो यार Q एक्चुअल को लिख सकते हैं I एक्चुअल इंटू T। एक्चुअल का मतलब क्या है, रियल करंट। आपने एक फिजिक्स में टर्म पढ़ा होगा, करंट इफिशियंसी। करंट इफिशियंसी का मतलब है हमने कितनी करंट दी, मगर सर्किट ने कितनी करंट ली, दोनों में ये डिफरेंस है। तो करंट इफिशियंसी इक्वल टू होता है I एक्चुअल अपॉन I थ्योरेटिकल। तो करंट इफिशियंसी का यार बच्चों मतलब ये है,
आई एक्चुअल अपॉन आई थ्योरेटिकल इनटू 100, मतलब कितनी करंट आप दे रहे हो और रियलिटी में वो कितनी करंट ले रहा है। तो रियलिटी में जितनी ले रहा है वो एक्चुअल है और जो आप दे रहे हो वो थ्योरेटिकल है। तो करंट इफिशियंसी इक्वल टू इतना ईटा। तो यहां पे एक्चुअल करंट रखनी है, वेयर जेड क्या है, जेड है इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट ये, ठीक है। टी क्या है, टी है टाइम, जितने टाइम तक आपने सर्किट को करंट दी, टी टाइम है। डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है डिपॉजिट मास, कितना मास आपने डिपॉजिट करा है। डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है डिपॉजिट मास, कितना मास डिपॉजिट हुआ है, मास ऑफ डिपॉजिट मेटल, मास ऑफ डिपॉजिट मेटल, कितना मास डिपॉजिट हुआ है। ये देखो वो क्या है, वो बच्चों डब्ल्यू है। क्लियर, क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात सबको क्लियर हो गई है। यस, क्लियर हो गई है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ में यह बात बताई गई है कि जितना ज्यादा चार्ज सप्लाई करोगे उसी के रिस्पेक्ट में मास डिपॉजिट होगा, उसी के रिस्पेक्ट में मास डिपॉजिट होगा। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो एक एक्सपेरिमेंट किया गया और क्या पता लगाया गया, जरा देखो। यह पता लगाया गया कि यदि एक फराडे चार्ज देते हो, एक फराडे चार्ज देते हो या 96500 कूलाम चार्ज देते हो या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज देते हो, ये तीनों एक ही बात है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही 1 फराडे बोला जाता है और जिसकी वैल्यू 96500 कूलाम होती है। इतना चार्ज यदि सप्लाई करोगे तो ऑलवेज 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल डिपॉजिट या फिर गैस रिलीज। यदि आप 96500 कूलाम या 1 फराडे चार्ज सप्लाई करोगे तो हमेशा 1 ग्राम इक्विवेलेंट मेटल का डिपॉजिट होगा। हमेशा कितना डिपॉजिट होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मेटल का डिपॉजिट होगा या 1 ग्राम इक्विवेलेंट गैस रिलीज होगी। ये एक रूल है, आप इसको ध्यान रखो, आप इसको ध्यान रखो कि यदि इतना चार्ज सप्लाई करोगे तो ऑलवेज इतना मास डिपॉजिट होगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल डिपॉजिट होगा या 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ गैस रिलीज होगी। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप लोग, इतनी बात समझ गए। अच्छा, अब इस चीज को जरा देखो और समझो। ठीक है, गौर से समझना। जब आप इतना चार्ज देते हो तो कितना डिपॉजिट होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। यदि आप क्यू चार्ज दोगे तो कितना डिपॉजिट होगा, 1 चार्ज देने पर इतना डिपॉजिट होगा और क्यू चार्ज देने पर इतना डिपॉजिट होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? 1 फराडे चार्ज देने पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है, तो 1 पर कितना होगा, 96500 कूलाम पर इतना, तो 1 कूलाम पर इतना, क्यू कूलाम पर इतना। तो ये एक फार्मूला आ गया, क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्यू एक्चुअल अपॉन 1 फराडे या फिर क्यू एक्चुअल अपॉन 96500 या फिर आई एक्चुअल इंटू टी अपॉन 96500। ध्यान रखना, आई को एम्पियर में लोगे, टी को इन जर्नल सेकंड में लोगे। ध्यान रखिएगा, आई को एम्पियर में लोगे, टी को किस में लोगे, सेकंड में, और चार्ज को किस में लोगे, कूलाम में। चार्ज को किस में लोगे, कूलाम में। ये यूनिवर्सल फार्मूला है।
मैं वो फार्मूला नहीं बताऊंगा जो बुकों में दिया है, वो फर्जी है। अब देखो यार खास बात, आप ऑलवेज इस फार्मूले को लगाओगे, आप ऑलवेज इस फार्मूले को लगाओगे। किसको? देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू Q अपॉन 1 फराडे, या इसको कूलाम में लिखोगे तो कैसे? इतना। क्लियर? अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाए? क्यों तुम्हारे हाथ पैर फूल गए होंगे, तुम्हारे हाथ पैर फूल गए होंगे, अरे सर ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाएगा, ये तो मुझे आता ही नहीं है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को मैंने ऐसे चेंज कर दिया, एन फैक्टर, आप ये यूज किया करो, एन फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल इक्वल टू Q अपॉन 1 फराडे। ये बहुत सही फार्मूला है, इससे आप जब चाहो कुछ भी निकाल सकते हो। आप वो बुक वाला फार्मूला यूज नहीं करोगे। सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यार बुक वाला फार्मूला क्यों नहीं बता रहे हो? अरे यार वो फर्जी फार्मूला है और मुझे कट पेस्ट करना कभी अच्छा नहीं लगता है। अपने पास भी तो दिमाग है, उसको यूज करो ना, कि जो बुक में दिया है वही कट पेस्ट करके पढ़ा दिया। तो फिर आपका इनोवेशन कहां गया, साइंस कहां गई, आपका नॉलेज कहां गया? अब देखो इसका बेनिफिट बताता हूं। पहली बात, ये फार्मूला मोल में है, तो जिसको ग्राम इक्विवेलेंट का नॉलेज नहीं है, एन फैक्टर का ज्यादा नॉलेज नहीं है, इक्विवेलेंट वेट का ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो भी आराम से क्वेश्चन निकाल देगा, क्योंकि मोल का नॉलेज हर बच्चे को होता है, क्योंकि वो 9th से टॉपिक स्टार्ट है। मोल 9th में पढ़ाया जाता है, 10th में पढ़ाया जाता है, 11th में पढ़ाया जाता है, 12th में पढ़ाया जाता है, और पूरी केमिस्ट्री मोल से चलती है, पूरी केमिस्ट्री मोल से चलती है। इस वजह से मोल के फॉर्म में फार्मूला रखो, जिससे बच्चा आराम से कर पाए। ठीक है? अब मोल को कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हो? आप चाहो तो लिख लो मोल इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक वेट। भाई मान लो कोई एटम डिपॉजिट हो रहा है, उसका मास पूछ रहे हो कि कितना मास कॉपर का डिपॉजिट हुआ, तो हम ये फार्मूला लगा देंगे। आप वॉल्यूम पूछ रहे हो कितनी गैस रिलीज हुई, तो हम ये लगा देंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इन लीटर। ध्यान है ये फार्मूला मोल का 22.4। डायरेक्ट हमारा फार्मूला आ गया, कितनी गैस रिलीज हुई। आप हमसे जो पूछोगे बस ऐसे कर देंगे, हमें कोई 10-12 फार्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मगर बच्चों ने कहा कि सर एक बात है, एन फैक्टर कैसे निकालोगे? तो मैंने यार बच्चों को समझाया कि एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, मैं बता चुका हूं। भाई कैटायन का क्या करोगे? रिडक्शन। तो कैटायन का एन फैक्टर क्या होता है? चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ कैटायन। कैटायन का एन फैक्टर ये है, कैटायन का एन फैक्टर उसके ऊपर का चार्ज है। ठीक है? अब किसी ने कहा गैस का एन फैक्टर कैसे निकालोगे? तो यार 3 ही गैस रिलीज हो सकती हैं। ऑक्सीजन गैस का एन फैक्टर 4, हाइड्रोजन, जितनी भी हाइड्रोजन गैस है उनका एन फैक्टर 2, और हाइड्रोजन गैस का एन फैक्टर 2, बस। और कैटायन का एन फैक्टर उसके ऊपर का चार्ज है, उसके ऊपर का चार्ज है, जो उसके ऊपर चार्ज है वही उसका एन फैक्टर है। यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, यहां पे 1 है। ऑक्सीजन गैस का हमेशा 4, क्यों? 1 मोल ऑक्सीजन गैस बनाने में 4 इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन आता है, इसलिए एन फैक्टर 4। 1 मोल हाइड्रोजन गैस बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन आता है, इसलिए एन फैक्टर 2। और 1 मोल हाइड्रोजन गैस को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन आता है, इसलिए एन फैक्टर 2। और कैटायन का एन फैक्टर पता ही है। तो आप इस फार्मूले को याद रखो, और इस फार्मूले ये। अब बच्चों ने कहा सर ठीक है, मगर निकालेंगे कैसे? तो मैंने कहा चलो अब एक एक करके क्वेश्चन कराते हैं और इस चीज को समझते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज फॉर ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम। 1 मोल एल्युमिनियम फॉर्म करने के लिए कितना चार्ज चाहिए? तो बस लगा दो, एन फैक्टर मोल इक्वल टू Q अपॉन 96500। एल्युमिनियम आयन का एन फैक्टर 3, कितना मोल बनाना है? 1 मोल। चार्ज कितना चाहिए? निकाल लो,
तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? 3 टाइम्स आ गई। आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को करो। अरे अरे कहां जा रहा हूं, ये लो, ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो। अब करो, देखो कैसे करोगे जरा समझो। देखो, a solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrode using 0.1 Faraday electricity. How many mole of nickel will be deposited? N factor mole equal to Q upon 1 Faraday. निकल के ऊपर कितना चार्ज है? 2 मोल निकालने हैं। चार्ज की वैल्यू कितनी है? 0.1 फराडे और 1 फराडे। तो मोल की वैल्यू कितनी आ गई? 0.05 मोल। बस आंसर आ गया। ऐसा आंसर है ये। कितना सिंपल क्वेश्चन आया है पेपर में, है। और ये तुम्हारे पेपर का क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं कि हम करा रहे हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन भी तुम्हारे पेपर का है, 2015 मेंस। पढ़ो। 2 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट। तो भाई कॉपर का मास, कॉपर का इनफैक्टर 2, क्यों? इसके ऊपर चार्ज 2 है। अब मोल को मैंने कैसे लिखा? मास अपॉन एटॉमिक वेट। कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5 इक्वल टू चार्ज अपॉन 1 फराडे। तो ये 2 से 2 कट गया, फराडे से फराडे कट गया। W की वैल्यू कितनी आ गई? ये लो यार, जो पढ़ा रहा हूं वो लगाओ, बुक का मत लगाओ, बुक का मत लगाओ, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि उनके फार्मूले में इक्विवेलेंट वेट होता है, और इक्विवेलेंट वेट यदि फार्मूले में लगा है तो बच्चों को निकालने में दिक्कत आती है। आप ऐसे करो जैसे पढ़ाया जाए। अब यार जरा देखो, सेकंड लॉ क्या होता है? सेकंड लॉ ऑफ फराडे क्या होता है? गौर से सुनो और समझो और बताओ। यदि मैं सभी बच्चों से पूछूं कि नंबर ऑफ सेल सीरीज में अरेंज है, नंबर ऑफ सेल सीरीज में अरेंज है, तो बताओ क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? तो सारे बच्चे जानते हैं कि यदि सेल सीरीज में अरेंज है तो वहां पर जो चार्ज आता है वो सेम जाता है, सेम चार्ज सप्लाई होता है कि नहीं? होता है। यदि सब में चार्ज सेम जा रहा है, गौर सुनो, ये देखो 3 सेल सीरीज में अरेंज है, कॉपर सल्फेट का, सिल्वर नाइट्रेट का, H2SO4 का। यदि सब में सेम चार्ज आएगा तो सबके सेम ग्राम इक्विवेलेंट भी तो डिपॉजिट होंगे। क्यों? लॉ नंबर 1 यही है। तो ये सेकंड लॉ जो है सिर्फ इसलिए लिखा गया है क्योंकि केमिस्ट्री है। यदि फिजिक्स होती तो सेकंड लॉ लिखा ही ना जाता। भाई फिजिक्स वाला तो हर बच्चा जानता है कि यदि सेल सीरीज में है तो यार चार्ज सेम होगा, और चार्ज सेम है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम डिपॉजिट होंगे। फर्स्ट लॉ में यही तो बताया गया था कि यदि सेम चार्ज सप्लाई करोगे तो सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे। तभी तो आप कह रहे थे कि 1 फराडे चार्ज सप्लाई करने पर हमेशा सबका 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। तो जब सेम चार्ज सप्लाई हो रहा है तो सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे, सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे, मोल नहीं, ध्यान रखना। सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे, तो सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सबके डिपॉजिट होंगे। ठीक, इसका मतलब जितना कॉपर उतना ही ये, उतना ही ये। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में हम डील करते नहीं है, हम डील करते हैं मोल में। तो मैंने लिखा n फैक्टर ऑफ कॉपर इंटू मोल ऑफ कॉपर बराबर, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो गया ना, n फैक्टर ऑफ सिल्वर इंटू मोल ऑफ सिल्वर। मोल अलग अलग होंगे, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे। n फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन आयन इंटू मोल ऑफ हाइड्रोजन। ये देखो, ये देखो इस तरह से, ये गैस है, ये देखो। तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर डिपॉजिट हुआ उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट सिल्वर डिपॉजिट होगा, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मगर मैंने ग्राम इक्विवेलेंट को लिखा है n फैक्टर इंटू मोल। मोल सबके अलग अलग डिपॉजिट होंगे, n फैक्टर सबके अलग अलग होंगे, मगर उनका मल्टीप्लायर सेम रहेगा क्योंकि मल्टीप्लायर की वैल्यू ग्राम इक्विवेलेंट है।
मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट। तो सेकंड लॉ में यही बात बताई गई थी कि यदि नंबर ऑफ सेल को सीरीज में अरेंज कर दिया जाए तो सेम ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे। अब इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस बात को बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो, जरा बताओ जो चार्ज एनोड पे जाएगा वही चार्ज कैथोड पे भी तो जाएगा। अरे यार अब बुरा ना मानो भाई, एनोड पे जितना चार्ज जाएगा उतना ही चार्ज कैथोड पे जाएगा, क्योंकि वो तो एक ही सेल है। तो इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनोड इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड इक्वल टू, इसका मतलब n फैक्टर इंटू मोल ऑफ एनोड बराबर लिख सकते हो n फैक्टर इंटू मोल ऑफ कैथोड, ये भी लिख सकते हो। अब इन पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो आपके पेपर का क्वेश्चन है 2020 एग्जाम का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम दोनों लोग सॉल्व करते हैं। 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट एट कैथोड from AgNO3 solution by a certain quantity of electricity. The volume of oxygen gas produced 273 Kelvin or 1 bar pressure from water by the same quantity of electricity. ये STP है। जितनी क्वांटिटी सिल्वर को दी गई है उतनी ही क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑक्सीजन को दी गई है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे। क्यों? आपने चार्ज सेम दिया है तो ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे। तो यार n फैक्टर ऑफ सिल्वर मोल ऑफ सिल्वर इक्वल टू n फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन इंटू मोल ऑफ ऑक्सीजन। आप बुक मत देखें, बुक वाले बड़े फर्जी तरीके से चीजें करते हैं, उसमें उनकी गलती नहीं है। बात यह है कि सब लोग वही बिल्कुल कट पेस्ट कर देते हैं। तो यहां पर सोचना यह है उसने अपना प्रेजेंटेशन दिया है, आप अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट समझो और लगाओ। तो देखो सिल्वर के मोल कितने, सिल्वर का एन फैक्टर कितना 1, क्योंकि उसके ऊपर एक चार्ज होता है। मोल कितने 108 डिवाइडेड बाई 108, मास अपॉन एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का एन फैक्टर चार्ज, ऑक्सीजन गैस का एन फैक्टर 4 होता है, अभी बताया था। अब मोल ऑफ ऑक्सीजन कैसे लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई 22.4। क्यों 22.4 क्यों? क्योंकि यार आपको मैंने अभी बताया ये एसटीपी लिखा है, तो एसटीपी पर वॉल्यूम पूछ रहा है, और यदि एसटीपी पर वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गेट एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4। अब कट्टम काट खेल लो, ये तो 1 हो गया और ये कितना होगा 5.6। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस 5.6 लीटर आ गया, बस आंसर हो गया। इंटीजर क्वेश्चन था, आपको आंसर मिल गया है। नेक्स्ट, अब देखो क्या कहा जा रहा है, ऑन पासिंग 1 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डाइल्यूट H2SO4 solution, the amount of substance liberated at anode and cathode are in the ratio। H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस चल रही है और 1 फराडे चार्ज सप्लाई किया गया है, तो कितना अमाउंट दोनों का लिबरेट होगा। हमने क्या बताया था कि भाई एन फैक्टर आपस में बराबर होते हैं। मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर होते हैं, जो कैथोड का वही एनोड का। अब एनोड पे कौन रिलीज होगा, कैथोड पे कौन रिलीज होगा, ये आपको इलेक्ट्रोलिसिस करके देखना पड़ेगा। कैटायन कौन है, एच आयन, तो एच आयन का तो रिडक्शन हो गया। कैटायन और कोई दूसरा है ही नहीं, सिर्फ एच आयन है। क्यों, H2SO4 लिखा है। और एनायन कौन है, सल्फेट आयन और OH आयन, और आपको पता है सल्फेट आयन और OH आयन है तो OH आयन का होगा। क्यों, हैलोजन है तो हैलोजन का होगा, नहीं तो OH आयन का होगा। हैलोजन है तो हैलोजन का होगा, नहीं तो OH आयन का होगा। हैलोजन है नहीं, तो देखो एनोड कौन है, ये एनोड में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, एन फैक्टर चार्ज, और मोल ऑफ ऑक्सीजन को हमने क्या लिखा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्यों, अमाउंट का रेशियो पूछ रहा है, अमाउंट का। देखो जो गैस निकल रही है लिबरेटेड, अच्छा कैथोड पे क्या है, हाइड्रोजन एन फैक्टर 2,
मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये ऑक्सीजन का मास और ये हाइड्रोजन गैस का मास। क्लियर? अब देखो ये क्या आ गया, मास ऑफ ऑक्सीजन मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 8:1। पहले किसका पूछ रहा है? कैथोड। उल्टा पूछ रहा है, कैथोड पे हाइड्रोजन है तो मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है, 1/8 आया। ऐसा कहीं आंसर है? ये देखो, ऐसा कहीं आंसर है? ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी आपके पेपर का क्वेश्चन है। अब वो क्या कह रहा है जरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्त क्वेश्चन है याला। 250 ml of a waste solution obtained from the workshop of a goldsmith contain 0.1 molar AgNO3, 0.1 molar AuCl. The solution was electrolyte at 2 volt by passing current of 1 ampere from 15 minutes. The metal electro deposit will be. अब कह रहा है कौन सा मेटल डिपोजिट होगा, तो बताओ नीचे कौन है? नीचे कौन है? तो नीचे कौन है? हाई कैप्सूल, हमसे लेने, सिल्वर का पटियाला आए, मतलब सिल्वर ऊपर है, एयू नीचे है, तो सबसे पहले एयू डिपोजिट होगा। मगर ऐसा हो सकता है कि एयू डिपोजिट हो रहा है, डिपोजिट हो रहा है, डिपोजिट हो रहा है, सारा एयू खत्म हो गया। तो जब सारा एयू खत्म हो जाएगा तो फिर सिल्वर डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब अकेले सिल्वर डिपोजिट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सिल्वर ऊपर है, गोल्ड नीचे है। तो गोल्ड तो पहले डिपॉजिट हुआ, मगर एक चांसेस है कि सारा गोल्ड डिपॉजिट हो गया। अब क्या? तो अब तो सिल्वर बचा है ना, तो सिल्वर डिपॉजिट होगा, क्योंकि अब जो सॉल्यूशन है उसमें सबसे नीचे सिल्वर है, क्योंकि गोल्ड तो खत्म हो गया। तो अब जो सॉल्यूशन बचा है उसमें सबसे नीचे सिल्वर है, क्योंकि सिल्वर के ऊपर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन अभी भी डिपॉजिट नहीं हो सकता, सिल्वर होगा। तो या तो अकेला गोल्ड होगा या गोल्ड के साथ सिल्वर होगा। अब कौन होगा ये देखना पड़ेगा। ये कैसे देखना पड़ेगा? अभी हमारे पास गोल्ड कितना है? इतना है। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि गोल्ड डिपॉजिट कितना हुआ है। तो देखो, एन फैक्टर ऑफ गोल्ड, मास ऑफ गोल्ड, गोल्ड कितना एटॉमिक मास दिया है 197 होता है गोल्ड का। एन फैक्टर ऑफ गोल्ड, मास ऑफ गोल्ड, एटॉमिक मास इक्वल टू कितना चार्ज सप्लाई कर रहे हो? चार्ज कहीं दिया है, देखो जरा कितना, हाँ ये है, ये दिया है। द सोल्यूशन वाज इलेक्ट्रोलाइट एट 2 वोल्ट बाय पासिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर एंड इतने सेकंड। चार्ज आई कितना है 1 और टाइम कितना है 15। 15 को आप किस में कर लोगे? सेकंड में। 96500 ऐसे एक एक कट गया। अब इसको सॉल्व करो, W की वैल्यू निकालो। तो जब हमने W की वैल्यू निकाली तो जरा देखना, 15 इंटू 6 इंटू 197 डिवाइडेड बाई 9650, तो ये आ रहा है 1.83 ग्राम 7, इतना डिपॉजिट हुआ है। अब हमारे पास गोल्ड था कितना? हमारे पास गोल्ड था कितना? इतना डिपॉजिट हुआ है। यदि हमारे पास जितना डिपॉजिट हो रहा है उससे ज्यादा गोल्ड है तो इसका मतलब सिर्फ गोल्ड ही डिपॉजिट होगा। मान लो था कम, डिपॉजिट ज्यादा हो गया, इसका मतलब गोल्ड खत्म हो गया, उसके बाद सिल्वर चालू हो गया। तो अब आप पहले जरा समझो, गोल्ड कितना था, कंसंट्रेशन ये दिया है और वॉल्यूम ये दिया है, तो मास निकाल लो। मोलरिटी इक्वल टू मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखा? मास ऑफ गोल्ड अपॉन एटॉमिक मास। मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये देखो, अब इसको करो तो W की वैल्यू आ गई 197 इंटू 0.250 इंटू 0.1। देखो 197 इंटू 0.250 इंटू 0.1, तो ये वैल्यू आ रही है 4.925 ग्राम। इसका मतलब हमारे पास गोल्ड ज्यादा है। हमारे पास बच्चों क्या है? गोल्ड ज्यादा है। हाँ,
हमारे पास गोल्ड ज्यादा है और डिपॉजिट कम हुआ है, इसका मतलब अभी गोल्ड ही डिपॉजिट होगा, सिल्वर का नंबर आएगा ही नहीं, ओनली गोल्ड डिपॉजिट होगा। बात समझ पाई? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या हुआ फिर समझाता हूं। भाई आपने इलेक्ट्रोलिसिस की तो जो नीचे है वो पहले डिपॉजिट होगा, गोल्ड नीचे है डिपॉजिट होगा, सिल्वर तो पहले हो नहीं सकता। अब प्रॉब्लम ये है कि मान लो सारा गोल्ड डिपॉजिट हो गया फिर भी करंट सप्लाई हो रहा है, तो अब सोल्यूशन में सबसे नीचे कौन है? सिल्वर, क्योंकि गोल्ड तो खत्म हो चुका है, तो सिल्वर डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा, सारा सिल्वर खत्म हो जाएगा। अब कौन है नीचे? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा। तो हो सकता है यार कि गोल्ड के बाद सिल्वर चालू हो गया हो, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो हमारे पास गोल्ड का मास इतना था और जितना टाइम दिया है और जितना करंट दिया है उसमें इतना गोल्ड डिपॉजिट हुआ, तो यार अभी तो गोल्ड ही बाकी है, क्योंकि टोटल गोल्ड हमारे पास इतना है और भी डिपॉजिट इतना ही हुआ है, तो अभी तो गोल्ड बाकी है, इसलिए गोल्ड ही डिपॉजिट होगा, ओनली गोल्ड। मान लो ये 4 है और ये निकल के आता 10, तो यार जब 4 है तो 10 कैसे डिपॉजिट हो सकता है? इसका मतलब 4 खत्म हुआ और सिल्वर चालू हो गया, तब हम दोनों आंसर निकालते कि दोनों डिपॉजिट हो रहे हैं, तब हम लिखते दोनों डिपॉजिट हो रहे हैं। क्लियर? ये देखो, तो यार बच्चों इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, अब आपको पढ़ाते हैं बैटरी। सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो गया है, अब बस 5-10 मिनट का टॉपिक रह गया है, एनसीईआरटी वाला बैटरी। तो बैटरी के लिए मैं बता रहा हूं कि सारे बच्चे एनसीईआरटी को रीड करें बैटरी के लिए, एनसीईआरटी को रीड करें बैटरी के लिए। क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं मगर आ भी सकता है। मैं आपको सारा बैटरी भी पढ़ा दे रहा हूं, दिमाग में बातों को स्टोर करो। बैटरी क्या होती है जरा समझिएगा, मैं सब पढ़ा दूंगा। बैटरी क्या होती है? कलेक्शन ऑफ सेल अरेंज इन सीरीज इज नोन एज बैटरी। जब सेल को ना सीरीज में अरेंज कर दो तो उसको बैटरी बोल दिया जाता है। जब नंबर ऑफ सेल को सीरीज में अरेंज कर दिया जाए तो बैटरी बोल दिया जाता है। तो बैटरी क्या है? जब नंबर ऑफ गैल्वेनिक सेल या सेल को सीरीज में अरेंज कर दिया जाता है तो बैटरी बोल दिया जाता है। बैटरी 2 तरह की होती है, एक जिनको आप रिचार्ज कर सको और एक जिनको रिचार्ज ना कर सको। जिनको रिचार्ज नहीं कर पाते उनको प्राइमरी बैटरी बोलते हैं और जिनको रिचार्ज कर पाते हैं उनको सेकेंडरी बैटरी बोलते हैं। क्लियर? तो बैटरी क्या है? जब नंबर ऑफ सेल सीरीज में अरेंज कर दिए जाए तो उसको बैटरी बोल देते हैं। जो बैटरी रिचार्ज हो पाती है उसको सेकेंडरी बैटरी कहते हैं, जो बैटरी रिचार्ज नहीं हो पाती उसको प्राइमरी बैटरी कहते हैं। नंबर ऑफ गैल्वेनिक सेल अरेंज इन ए सीरीज फॉर्म कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, दिस इज नोन एज बैटरी। प्राइमरी बैटरी अनरिचार्जेबल होती है, इसको रिचार्ज नहीं कर सकते हो, यूज एंड थ्रू है। सेकेंडरी बैटरी रिचार्ज की जा सकती है। अब देखो एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी बैटरी पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी बैटरी में किसी भी बैटरी के एग्जाम्पल में क्या क्या याद रखना है? एनोड कौन है, कैथोड कौन है, उसका इलेक्ट्रोलाइट कौन है, उसने कितना वोल्टेज जनरेट किया और उस वोल्टेज पर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है। 5 बातें आपको ध्यान रखनी, इन्हीं 5 बातें पे क्वेश्चन आता है। एनोड कौन है, कैथोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, कितना वोल्टेज जनरेट किया और उस वोल्टेज पर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है। तो प्राइमरी बैटरी का एग्जांपल है ड्राई सेल। ड्राई सेल को लेक्लांचे सेल भी कहते हैं। प्राइमरी बैटरी का एग्जांपल है ड्राई सेल। ड्राई सेल को लेक्लांचे सेल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? आपने जो टॉर्च में बड़ा वाला सेल देखा है ना, ब्लैक कलर का, रेड कलर का, वही है ये। लेक्लांचे सेल क्या है? बैटरी में लगा हुआ बड़ा वाला सेल है, रेड कलर वाला। उसमें क्या होता है जरा समझो। इसको बीचे बीच एक ग्रेफाइट की रॉड लगी होती है जो कैथोड का काम करती है और इसके चारों ओर कवर होता है। जैसे ये पेन है तो पेन के चारों ओर कवर है, वो कवर होता है जिंक का, वो एनोड का काम करता है। जिंक मेटल एनोड का, ये चारों ओर जो कवर है और बीच में एक ग्रेफाइट की रॉड लगी है जो कैथोड का काम करती है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है वो NH4Cl, ZnCl2 और MnO2 का पेस्ट होता है, मिक्सचर। इलेक्ट्रोलाइट मेनली MnO2 होता है। इलेक्ट्रोलाइट में MnO2, ZnCl2 और NH4Cl का मिक्सचर भरा जाता है, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो एनोड कौन है? जिंक रॉड। कैथोड कौन है? ग्रेफाइट रॉड। इलेक्ट्रोलाइट कौन है? MnO2, NH4Cl और ZnCl2 का मिक्सचर। एनोड का ऑक्सीडेशन, तो Zn जो होता है Zn 2+2 में जाता है। कैथोड का रिडक्शन, कैथोड है ग्रेफाइट की रॉड, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो MnO2 का रिडक्शन होता है। MnO2 कन्वर्ट होता है MnOOH में, +4 से +3 रिडक्शन हुआ, दोनों को जोड़ दिया तो ये सेल रिएक्शन बनी। इस
सेल से जनरेट होता है 1.5 वोल्ट का करंट, वोल्टेज जनरेट होता है। कितना? 1.5 वोल्ट। और टाइम के साथ साथ ये वोल्टेज जो है डिक्रीज करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है। ये देखो, ये देखो, जब इसकी ई सेल इक्वेशन लिखोगे तो उसमें कंसंट्रेशन का टर्म आएगा, और यदि ई सेल इक्वेशन में कंसंट्रेशन का टर्म आ रहा है, इसका मतलब कंसंट्रेशन चेंज होगा तो ई सेल चेंज होगा, तो ई सेल इसका मतलब फ्लक्चुएट करेगा और वैल्यू चेंज होगी। तो ड्राई सेल या लेक्लांचे सेल में एनोड कौन? Zn, कैथोड कौन? ग्रेफाइट रॉड, इलेक्ट्रोलाइट कौन है? MnO2, NH4Cl और ZnCl2 का मिक्सचर। एनोड में ऑक्सीडेशन हुआ तो Zn Zn2+ में चला गया। कैथोड MnO2 है, MnO2 में रिडक्शन, क्योंकि MnO2 इलेक्ट्रोलाइट है, कैथोड तो ग्रेफाइट है मगर वो इनर्ट है। MnO2 कन्वर्ट होता है MnOOH में, +4 से +3। वोल्टेज 1.5 वोल्ट का जनरेट करता है और ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब होता है बटन सेल। बटन सेल क्या होता है? बटन सेल जो आपके वॉच में लगा होता है, जो कैमरे में लगा होता है, ये होता है बटन सेल। बटन सेल में देखो एनोड कौन होता है? जिंक अमलगम एनोड होता है। HgO का पेस्ट कैथोड होता है। इलेक्ट्रोलाइट होता है KOH। एनोड कौन है? जिंक अमलगम ZnHg। कैथोड कौन है? HgO और इलेक्ट्रोलाइट कौन है? KOH। ठीक है, जिंक अमलगम जो है Zn आयन में कन्वर्ट हो जाता है ZnO में। HgO जो है Hg में कन्वर्ट हो जाता है। जिंक अमलगम ZnO में कन्वर्ट होता है, HgO Hg में कन्वर्ट होता है। और ये सब के सब सॉलिड या लिक्विड है, जिसकी वजह से इसका वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। और ये वोल्टेज कांस्टेंट होगा क्यों? क्योंकि इसके QC में, हम QC में किसको लिखते हैं? एक्वस सॉल्यूशन को या प्रेशर को, गैस को। ना तो यहां कोई गैस है ना एक्वस सॉल्यूशन है, इसलिए इसकी सेल इक्वेशन में कंसंट्रेशन का टर्म ही नहीं होगा, तो इसका वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है 1.35 वोल्ट। इसी वजह से देखो वॉच धीमी नहीं पड़ती है, सीधा बंद हो जाती है, सेल सीधा खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वीक होता चला जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, सीधा खराब हो जाएगा बटन सेल। ठीक है, इसका मतलब इसका वोल्टेज कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो बटन सेल में क्या है? एनोड कौन है? HgMg है ना, जिंक अमलगम एनोड, HgO कैथोड, KOH इलेक्ट्रोलाइट, और वोल्टेज 1.35 वोल्ट। कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि सेल रिएक्शन ये होती है। अब बात करते हैं सेकंड स्टोरेज बैटरी की। सेकंड स्टोरेज बैटरी, तो सेकंड स्टोरेज बैटरी में हमारे पास आता है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड में एनोड कौन है? लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड कौन है? लेड की सॉलिड रॉड, जैसे ये सॉलिड रॉड है वो एनोड है, और इसी की खोखली रॉड कैथोड होती है। उस खोखली रॉड में PbO2 का पेस्ट भरा होता है, इसको कहते हैं ग्रिड ऑफ Pb प्लस पेस्ट ऑफ PbO2। तो लेड की खोखली रॉड में PbO2 का पेस्ट भरा होता है जिसको कैथोड कहते हैं, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है 38% W/W का H2SO4 सॉल्यूशन। इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है 38% W/W का H2SO4 सॉल्यूशन। और ये सेकंड स्टोरेज बैटरी है, तो इसका मतलब इसको रिचार्ज भी करोगे तो देखो क्या होता है, Pb ऑक्सीडाइज हो जाता है PbSO4 में, PbO2 +4 है, कन्वर्ट हो जाता है PbSO4 में, दोनों PbSO4 में कन्वर्ट होते हैं। PbSO4 में क्या, तो 0 से +2 ऑक्सीडेशन है एनोड, ये +4 है, और PbSO4 में गया +2, ये रिडक्शन है कैथोड। दोनों को जोड़ दिया तो ये सेल रिएक्शन आई, Pb + PbO2 + 3H2O, PbSO4 PbSO4 2H2O, इतना, ये सेल रिएक्शन है। और यहां क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं अनरिचार्जेबल रिएक्शन या डिस्चार्ज रिएक्शन। और इसका वोल्टेज आता है 2.041 ड्यूरिंग द टाइम, और जैसे जैसे टाइम पास होगा वोल्टेज डिक्रीज करेगा क्योंकि कंसंट्रेशन का टर्म इन्वॉल्व है। ये कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन है, ये तो सॉलिड है, ये सॉलिड है, मगर ये कंसंट्रेशन का टर्म है, सल्फेट आयन, ये देखो। इस वजह से टाइम के साथ ये डिक्रीज करता है। जो आप लोग बैटरी यूज करते हो वो यही यूज करते हो। आज से 5 से 10 साल पहले जो बैटरी यूज की जाती थी यही यूज की जाती थी, इसीलिए बोला जाता था 6 प्लेट की बैटरी लो। 6 प्लेट का मतलब 12 वोल्ट, क्यों, सीरीज में लगा है तो वोल्टेज एडिटिव है, वोल्टेज ऐड होता है। फिजिक्स क्यों यार, इतना तो जानते ही हो, यदि सेल सीरीज में लगे हैं तो वोल्टेज ऐड होगा। तो
6 प्लेट का मतलब 12 वोल्ट। एक प्लेट क्या है? एक प्लेट का मतलब एक सेल। भाई वो देसी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, एक प्लेट का मतलब एक सेल। ऐसे ही 6 प्लेट तो 6 सेल जोड़ दिया तो वोल्टेज एक्टिव है, तो 2 वोल्ट जनरेट कर रहा है, 12 वोल्ट की बैटरी हो गई। 12 वोल्ट की बैटरी हो गई। वो जो काली वाली बैटरी देखते हो ना, वो यही है ऐसे। अब इसको जब रिचार्ज करोगे तो ये रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। ये रिचार्जेबल रिएक्शन है, जस्ट अपोजिट लिख दी। ये देखो अब वोल्टेज माइनस आ जाएगा। क्लियर? अब देखो जरा एक चीज और, वो क्या? फ्यूल सेल क्या होता है? फ्यूल सेल समझो क्या होते हैं। देखो कोई केमिकल रिएक्शन हुई तो उससे जो एनर्जी निकलती है उसको कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। वो बोली जाती है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम फ्यूल सेल करता है। फ्यूल सेल क्या करता है? थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की डिवाइस है। और थर्मल एनर्जी कहां से निकलती है? केमिकल रिएक्शन से। तो फ्यूल सेल क्या करता है? थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमारे सिलेबस में जो फ्यूल सेल है वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, और यही रॉकेट में डाला जाता है। क्यों? इसकी थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बहुत ज्यादा मिलती है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल। इसी वजह से आप देखो, आपको लिख के दिया जाता है कि रॉकेट का फ्यूल कौन है? लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड होने से आप ज्यादा भर पाओगे, इसलिए लिक्विड स्टेट में लेते हैं। इसलिए लिक्विड स्टेट में लेते हैं, जैसे आप ज्यादा स्टोर कर पाओ। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं तो उसकी हीट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होती है, और जब हीट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी तो थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ज्यादा कन्वर्ट करोगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ज्यादा आएगी। तो होता क्या है? हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन OH आयन में कन्वर्ट होता है, तो रिएक्शन निकल के आती है H2 + O2 = 2H2O। ये जो थर्मल एनर्जी आई इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है फ्यूल सेल। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की इफिशियंसी 70% होती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की इफिशियंसी 70% होती है। इफिशियंसी कैसे निकाली जाती है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क का मतलब डेल्टा जी। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय डेल्टा जी इंटू 100। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय डेल्टा जी इंटू 100। डेल्टा जी इक्वल टू -n ई सेल। ईटा क्या है? इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल, कि वो सेल कितनी थर्मल एनर्जी को कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय डेल्टा जी इंटू 100 होता है। इसके बाद बच्चों आता है कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है जरा समझो। कोरोजन क्या है? कोरोजन का मतलब होता है कि कोई भी मेटल एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में, कोई भी मेटल या एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करके क्या कर दे? उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दे, या कार्बोनेट में कन्वर्ट कर दे, या सल्फेट में कन्वर्ट कर दे। इस प्रोसेस को ही कोरोजन कहते हैं। मेटल की टेंडेंसी रिएक्ट विद एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्टेड इनटू इट्स मिनरल कंपाउंड। मिनरल कंपाउंड का मतलब ऑक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट, क्योंकि मिनरल इसी में मिलते हैं ना। तो इस प्रोसेस को कोरोजन कहा जाता है। मेटल एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करके ऑक्साइड बना दे, कार्बोनेट बना दे, सल्फेट बना दे, तो यह प्रोसेस कोरोजन कहा जाता है। इसमें से आप एक एग्जांपल पढ़ते हो, वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। और कोरोजन प्रोसेस एक नेचुरल प्रोसेस है। रस्टिंग ऑफ आयरन एक कोरोजन है, उसमें आयरन जो है आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट होता है जरा देखो। ये आयरन की कोई प्लेट है, इसमें से कहीं एक पोर्शन पर आयरन ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। किसी एक पोर्शन पर आयरन ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। वो इलेक्ट्रॉन भागते हुए सतह पर आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं रुक नहीं सकता है। इलेक्ट्रॉन की खास बात है, वो अकेले रह ही नहीं सकता है। तो वो इलेक्ट्रॉन भागते हुए सतह पर आते हैं। सतह पर आते हैं तो क्या होता है? वहां पर एटमॉस्फेयर है। ये देखो, उन इलेक्ट्रॉन को इस तरह से देखो, उन इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन गैस और वाटर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। उन इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन गैस, वाटर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके बना देते हैं OH आयन। एब्जॉर्ब करके क्या बना देते हैं? OH आयन। ऐसे तो सेल रिएक्शन बनके ये आती है। 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सेल रिएक्शन बनके ये आती है। और ये जो है आपस में फर्दर रिएक्शन बन कर जाता है। देखो, इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर Fe2+ फर्दर ऑक्सीडाइज एंड फॉर्म रस्ट। Fe2+ फिर से मिलके Fe2O3.XH2O बनाता है।
जिसको आप रस्ट कहते हो। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक कोरोजन है। कोरोजन का मतलब होता है मेटल स्पॉन्टेनियस, अपने आप होता है। मेटल स्पॉन्टेनियस धीरे धीरे एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करता है, मेटल को मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट या मेटल सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ कोरोजन कहते हैं। उसी का एक एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। यदि आयरन रॉड को आप छोड़ोगे तो पहले आयरन का एटम Fe2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। वो इलेक्ट्रॉन सतह पे आते हैं, सतह पे जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर है उससे रिएक्शन करके OH बनाते हैं, उससे रिएक्शन करके OH बनाते हैं जो एनोड का काम करता है। और फिर Fe2+ फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe3 में और बना देता है रस्ट, Fe2O3.XH2O, है ना, ब्राउन कलर का होता है। तो बच्चों पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको मैंने पढ़ा दिया है। अब आप सभी बच्चों से बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इसको खूब अच्छे से रिवाइज कर लो और खूब अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि यार 8 से 12 नंबर पेपर में आएंगे। ठीक है, इस मेहनत को बर्बाद ना जाने देना, क्योंकि तुमने भी खूब मेहनत की है और हमने भी की है। मेरा तो मान लो कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है, मगर आपकी मेहनत बर्बाद ना जाए। तो इसको खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, खूब अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट। और बलवान सीरीज में बलवान बनिए और 100 नंबर के पार निकलिए 15 दिन के अंदर। ठीक है, बाय बाय बच्चों।